हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और आज के वीडियो में हम लोग मेक आईएएस का जो मंथली करंट अफेयर आता है, मैगजीन जो मंथली आता है, उसको हम लोग देखेंगे कि ये अप्रैल माह का मैगजीन है। और ये काफ़ी अच्छा मैगजीन रहता है इसको, क्योंकि इसमें जो भी बातें दी गई रहती हैं टू द पॉइंट रहते हैं। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट रहते हैं, लेकिन आजकल के एग्ज़ाम में जान ही रहे हैं पीसीएस प्री या आरओ के लिए कम से कम 30 क्वेश्चन पूछते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस तो होना ज़रूरी है। कौन कहाँ से पूछ दे कोई संभावना नहीं है। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। अब ये अप्रैल माह का करंट अफेयर है और आने वाले समयों में अब मार्च अप्रैल पीछे का भी कुछ महीनों का इसमें हम करा देंगे, जो कि आरओ के लिए और पीसीएस प्री 2025 के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। और इसमें सबसे अच्छी इसकी बात ये होती है कि ये डेट वाइज जो भी न्यूज रहती है इसका डेट वाइज रहता है, कि मतलब 1 तारीख को क्या था, 2 तारीख को क्या था। तो इसी क्रम में देखते हैं शर्ली ओयोरकोर बोचवे, जो चर्चित व्यक्ति थी शर्ली ओयोरकोर बोचवे। तो ये क्यों चर्चित थी? तो शर्ली बोचवे 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव 7वें महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई हैं। उन्हें 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। उन्होंने डोमिनिका की पैट्रिसिया स्कॉटलैंड की जगह ली है, जो संयोग से राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली महिला थीं। इसमें यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रमंडल के राष्ट्रों के महासचिव का किसे चुना गया है? तो शर्ली ओयोरकोर बोचवे हैं। और एक प्रश्न इससे और बन जाएगा कि ये शर्ली ओयोरकोर बोचवे जो राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव चुनी गई हैं, ये किस देश से या कहाँ से संबंध रखती हैं? तो अफ्रीकी महिलाएँ हैं। ठीक, और आगे देखते हैं इसका थोड़ा सा राष्ट्रमंडल के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रमंडल 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है, जो कभी ग्रेट ब्रिटेन के उपनिवेश, जिसमें 4 सदस्य देश मोजाम्बिक, रवांडा, गैबान और टोगो कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य नहीं थे। मतलब इसमें जो भी देश हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने जनवरी 2017 से जनवरी 2024 तक घाना के विदेश मामलों और क्षेत्रीय एकीकरण मंत्री के रूप में कार्य किया। वह घाना की राष्ट्रीय परिषद की सदस्य भी रही हैं। अगला एबेल पुरस्कार 2025, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये न्यूज। तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने घोषणा की कि प्रसिद्ध जापानी गणितज्ञ मसाकी कासेवीरा, किनको? तो मसाकी कासेवीरा 78 वर्षीय को ओस्लो नॉर्वे में 2025 एबल पुरस्कार है उसे सम्मानित किया जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है कि जो एबल पुरस्कार 2025 है किसे दिया गया? तो ये उनको दिया गया मसाकी कासावीरा जो। और एक प्रश्न यही पूछ सकता है कि ये मसाकी कासावीरा जो इनको एबल पुरस्कार 2025 दिया गया किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये जापान से संबंध रखते हैं। अगला है कि मसाकी कासावीरा ने बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में अपने मौलिक योगदान के लिए यह पुरस्कार जीता। विशेष रूप से मॉड्यूल सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल बेस की खोज की थी। मसाकी कासेवीरा इसमें सम्मानित होने वाले पहले जापानी व्यक्ति बन गए हैं, जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इस एबल पुरस्कार को एक तरह से गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। गणित के क्षेत्र में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के 28वें प्राप्त करता है। इसका नाम, और थोड़ा एबल पुरस्कार के बारे में देखते हैं। तो इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल, जो 1802 में जन्मे, मतलब 1802 से 1829 तक थे, के नाम पर रखा गया। इनकी स्थापना नॉर्वे की संसद ने 2002 में एबल की 200वीं वर्षगांठ पर की थी। यह पुरस्कार पहली बार 2003 में दिया गया था। यह भी पूछ सकता है कि एबल पुरस्कार जो पहली बार कब दिया गया था, स्टेटमेंट बना सकता है। तो 2003 में दिया गया था। अगला चर्चित व्यक्ति कौन थी? तो वंदना कटारिया। किस लिए चर्चित थी? तो भारतीय महिला हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है। यहाँ से प्रश्न ये पूछ सकता है कि वंदना कटारिया जो थी किस खेल से संबंधित थी? तो ये हॉकी से संबंधित थी। देखिए, जो भी खिलाड़ी जो जिस साल चर्चित रहता है या कुछ संन्यास ले लिया रहता है या कुछ विशेष किया रहता है, एग्जाम में उन्हीं को पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये तो हॉकी की खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी तो काफ़ी चर्चित हैं। वे 320 अंतर्राष्ट्रीय मैचों और 158 गोल के साथ भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं।
उन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2014 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2021 से भी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हॉकी इंडिया अध्यक्ष पुरस्कार 2021 तथा 2022 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड के लिए हॉकी इंडिया धनराज पिल्ले पुरस्कार भी प्रदान किया गया। हालांकि देखिए बहुत चर्चित हैं, एग्जाम में इनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वंदना कटारिया किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित हैं। और इसी में वन लाइनर देखिए, इसका कुछ जो जिस दिन का डिटेल प्रश्न होता है, जो मतलब जो टॉपिक होता है डिटेल में देने वाला डिटेल में भी दिया रहता है, और कुछ इसमें वन लाइनर भी होते हैं। तो वन लाइनर प्रश्नों को देख लेते हैं कि 1 अप्रैल के क्या क्या हैं। तो तिब्बती आध्यात्मिक नेता तेंजिंग ग्यात्सो जो 14वें दलाई लामा के रूप में प्रसिद्ध हैं, को 2025 का शांति और स्थिरता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार शांति, अहिंसा, ज्ञान, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। देश प्रोजेक्ट टाइगर के 52वें वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। 1973 में 1 अप्रैल के दिन भारत सरकार ने देश की घटती बाघ आबादी के रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। यहाँ से एक प्रश्न, ये प्रश्न काफ़ी चर्चित है, कई बार पीसीएस प्री आरओ में पूछ चुका है कि प्रोजेक्ट टाइगर मतलब कब लॉन्च किया गया था। तो 1973 में लॉन्च किया गया था। कई मतलब इसके साथ मिलान करने वाले प्रश्न दे देते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा अभ्यारण्य, जैसे कि वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, कब लागू किया गया था, मिलान करने वाला दे देता है इसमें कि कौन सही है कौन गलत है। अगला है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बहुबैंकिंग केंद्रीय संग्रह प्रणाली में 15 बैंकों को शामिल किया है। इसके साथ ही इस पैनल में शामिल सरकारी और निजी बैंकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। बेल्जियम में आयोजित एल्जहोफ CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में भारत की निहारिका सिंघानिया ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला न्यूज है 2 अप्रैल का, भारत और चिली के मध्य क्या संबंध है। तो ये भारत और चिली क्यों मतलब प्रचलित, मतलब क्यों फेमस हुए हैं, चर्चित क्यों थे। तो चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फांट ने 1 से 6 अप्रैल 2025 तक भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर थे। वर्ष 2005 में रिकार्डो लागोस और 2009 में मिशेल बेचलेट के बाद भारत आने वाले तीसरे चिली के राष्ट्रपति हैं। अर्थात 1 से 6 अप्रैल को भारत आने वाले कौन किसके राष्ट्रपति थे? तो चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फ्रांट। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच 4 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। पहला क्या था? तो मौजूदा अंटार्कटिक सहयोग को मजबूत करने के लिए आशय पत्र या अंटार्कटिका में संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगा। उसके बाद 2024 से 2028 की अवधि के लिए द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, आपदा प्रबंधन पर सहयोग करना है, अन्वेषण और खनन के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए कोडेल्को चिली और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन। चिली दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रश्न पूछता है कि तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, देश है? तो ये चिली है। और चिली है क्या? तो कहाँ है? तो चिली दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबी सकरा देश है। इसकी राजधानी सेंटियागो है। जब भी और जो दक्षिण अमेरिका का आप लोग नक्शा देखे होंगे तो उसमें जो एंडीज पर्वत है लास्ट में किनारे, तो उसी के किनारे एक लाइन पट्टी से ही एक देश है जिसे चिली के नाम जाना जाता है। और ये सब यहाँ पे सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। अगला न्यूज एक जो काफ़ी चर्चित था, वक्फ संशोधन 2025। तो लोकसभा ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना, वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय कायम करना और संबंधित पक्षों के अधिकारों की रक्षा करना है। इस विधेयक में मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार का प्रयोजन है। वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से होने वाले 10 प्रमुख बदलाव, इसमें प्रमुख कौन कौन से बदलाव किए गए ये देख लेते हैं। तो पहला कि अनिवार्य सत्यापन। पहला क्या है? अनिवार्य सत्यापन। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन करना होगा। कलेक्टर की भूमिका। जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और स्वामित्व निर्धारण का अधिकार दिया जाएगा। इसमें कलेक्टर की भूमिका होगी, पहले ऐसा नहीं था।
गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अब अनिवार्य होगा। पहले कोई भी गैर मुस्लिम इसके सदस्य नहीं हो सकते थे। नेक्स्ट है महिलाओं का प्रतिनिधित्व। बोर्ड और परिषद में कम से कम 2 महिलाओं को शामिल करना जरूरी होगा। पहले महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व नहीं होता था। अगला है कि इसमें हाई कोर्ट में अपील का अधिकार। विवादों में अब ट्रिब्यूनल के अब फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी, जो पहले संभव नहीं था। पहले क्या था ना, ट्रिब्यूनल जो फैसला अपना दे देगा उसके खिलाफ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते थे, लेकिन अब हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और ये ट्रिब्यूनल का जो फैसला आता था, हालांकि ट्रिब्यूनल में सभी मुस्लिम ही बोर्ड के ही सदस्य होते थे, तो जो भी फैसला आता था वक्फ बोर्ड के मतलब अनुसार ही आता था। नेक्स्ट है दान की शर्त। बिना दान की कोई संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी, जिसमें केवल दावों के आधार पर संपत्ति हड़पने की प्रथा खत्म होगी। पहले क्या था कि कहीं भी कोई सार्वजनिक ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है, कुछ लोग कुछ दिनों से जाकर उसको प्रैक्टिस कर लिए, वहाँ पर नमाज़ पढ़ ली या कोई मज़ार बना दिए, तो वक्फ बाई यूजर हो जाता था। और वक्फ बाई यूजर जो भी ज़मीन होता था वो क्या चला जाता था, वक्फ में चला जाता था। अगला है पारदर्शिता में सुधार। तो सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है सरकारी संपत्तियों पर रोक। सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने पर प्रतिबंध होगा। नेक्स्ट है कि वक्फ अल औलाद में बदलाव। वक्फ अल औलाद यानी परिवार के लिए वक्फ में महिलाओं सहित उत्तराधिकारियों को विरासत में वंचित नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण पर रोक। संरक्षण के लिए सख्त दंड होंगे, जिसमें 6 महीने तक की जेल और 20,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वर्ष 1954 में वक्फ अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964 में एक वैधानिक निकाय सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 2 अप्रैल के दिन के देख लेते हैं वन लाइनर प्रश्न क्या थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन विषय बिम्स्टेक समृद्ध और अनुकूल मुक्त में भाग लेने के लिए थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। और 2016 और 2019 के बाद यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। एक प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि बिम्स्टेक का जो सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था, तो ये थाईलैंड में हुआ था। अगला है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नीति NCAER स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल लॉन्च किया। इसे नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च जिसे NCAER के सहयोग से विकसित किया गया है। यह पोर्टल लगभग 30 वर्षों यानी 1991 से 2022-23 की अवधि के लिए सामाजिक और आर्थिक राजकोषीय मापदंडों, शोध रिपोर्टों, शोध पत्रों और राज्य वित्त पर विशेष टिप्पणियों से जुड़े डेटा का एक व्यापक भंडार है। भारतीय नौसेना ने 6 मेगावाट क्षमता के मध्यम गति के समुद्री डीजल इंजन के डिजाइन और विकास के लिए मैक 1 श्रेणी के अंतर्गत परियोजना को स्वीकृत आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता नई दिल्ली में किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड के साथ किया गया है। अगला है कि सरकार ने पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह माइकल देवव्रत पात्रा की जगह लेंगी, जिन्होंने इस साल जनवरी पद में पद छोड़ा था। अगला है कि भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1681 रेल इंजनों का निर्माण करके अमेरिका और यूरोप के पीछे छोड़ दिया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में 1472 इंजनों के निर्माण की तुलना में 19% की वृद्धि हुई, अर्थात भारत रेल इंजनों के मामले बनाने में सबसे पहले, जो अमेरिका और यूरोप को भी पछाड़ चुका है। नेक्स्ट है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा में स्थित गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड GSCL की स्थापना दिवस पर दहेज गुजरात में भारत के सबसे बड़े क्लोरोटोल्यून प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 30,000 टन है और यह बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल अल्कोहल और बेंजलाहाइड जैसे महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण करेगा। अगला न्यूज है कि संसद ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय 2025 पारित कर दिया, जिसका उद्देश्य गुजरात के आनंद में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करना है। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान IRM में एक नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कर दिया गया है।
नेक्स्ट है कि यूनेस्को ने शिक्षा एवं पोषण अच्छा खाना अच्छा सीखे शीर्षक से अपनी नवीनतम रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो दुनिया भर के स्कूलों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर केंद्रित है। यह रिपोर्ट फ्रांस द्वारा 27 से 28 मार्च 2025 तक पेरिस में आयोजित पोषण विकास NG4 में कार्यक्रम के अवसर पर जारी किया। अगला कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य प्रशासन में AI प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी लाने के लिए मुंबई, पुणे और नागपुर में 3 अत्याधुनिक AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत संशोधित मजदूरी के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी 349 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है। अर्थात मनरेगा के पहले जो मजदूरी थी 349 रुपये थी, अब कितना कर दिया गया, 370 रुपये कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 अप्रैल 2025 को राज्य की राजधानी भोपाल में स्कूल चले अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि राज्य के सभी PM राइज स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि संदीपनी विद्यालय कर दिया जाएगा। इससे प्रश्न ये पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य के सभी CM राइज स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि संदीपनी संदीपनी विद्यालय कर दिया? तो ये मध्य प्रदेश राज्य है। अगला है कि 3 अप्रैल की न्यूज क्या है, तो फ्रेम 2 मिशन। अगला देखते हैं फ्रेम 2 मिशन क्या है। तो 1 अप्रैल 2025 को स्पेसएक्स ने फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर पहला मानव अंतरिक्ष यान है। मिशन को फ्लोरिडा यूएसए में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39SS फाल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन कैप्सूल रेसिलियंस पर लॉन्च किया गया। मिशन का नाम नॉर्वेजियन फ्रेमशिप के नाम पर रखा गया, जिसमें 20वीं सदी की शुरुआत में दोनों ध्रुवों को पता लगाया था। अगला नेक्स्ट अभिनेता मनोज कुमार, जो काफ़ी चर्चित हैं, इनके हाल ही में देहांत हो गया, तो इनके बारे में थोड़ा वो देखते हैं। देशभक्ति फिल्मों के माध्यम से दर्शकों के दिलों में अलग जगह बनाने वाले हिंदी सिने जगत के दिग्गज कलाकार मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। मनोज कुमार ने बॉलीवुड को उपकार, इनकी कुछ प्रमुख फिल्में उपकार, पूरब पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान सहित ढेर सारी कामयाब फिल्में दी। इन्होंने फिल्मों को जैसे दर्शक भारत कुमार के नाम से भी जानते हैं। अभिनेता मनोज कुमार को इनका जन्म जो हुआ था 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर एक फिल्म बनाई थी, जिसका नाम उपकार रखा गया था। उनकी फिल्मों के लिए 7 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले थे। 1968 में उपकार ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायलॉग के लिए 4 फिल्म फेयर जीते थे। उसके बाद वर्ष 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2016 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी नवाजा गया। 3 अप्रैल को देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि इसरो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन के अंतरिक्ष केंद्र में तीसरा लॉन्च पैड स्थापित करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 3,984.86 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए भारतीय और नेपाली सेना के संयुक्त अभियानों का शुभारंभ किया। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में जल संसाधन गणना एप्लीकेशन पोर्टल जारी किया। इस योजना में 7वीं लघु सिंचाई गणना, जल निकायों की दूसरी गणना, झरनों की पहली गणना और प्रमुख तथा माध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पहली गणना शामिल हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए राजधानी में नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर पाड़ होटल शुरू किया है। और जो अगला देखें तो भारतीय डाक ने KYC सत्यापन सेवाओं के बेहतर बनाने के लिए निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है कि डिजिटल इकोसिस्टम में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत दूरसंचार विभाग ने ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की मोबाइल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल RPF रेल मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट है कि रूस ने जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है, जो एक अत्याधुनिक हथियार है जो 20 किमी की ऊंचाई पर मैक 9 अर्थात 10,000 किलोमीटर की प्रति घंटे से अधिक 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने में सक्षम है।
स्नेक हेड मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसे चन्ना नाची की पहचान मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स में एक सुदूर धारा में की गई है जो पूर्वोत्तर भारत की एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। अगला है कि भारत सरकार ने 36,950 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम नीलामी बकाया को इक्विटी में परिवर्तित करके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 38.9% करने की मंजूरी प्रदान की है। अगला है कि भारत और बिम्स्टेक में क्या संबंध है, तो ये 4 अप्रैल का न्यूज़ है। तो अगला नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में एक व्यापक 21वीं सूत्र योजना का अनावरण किया। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। नेक्स्ट एक उपयुक्त योजना आर्थिक विकास और डिजिटल परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान करना और युवा को केंद्रित करना, जो भारत के पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट की नीतियों का अनुरूप है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास के तहत बोधि पहल के माध्यम से बिम्स्टेक देशों के 300 युवाओं को हर साल प्रशिक्षित किया जाएगा। भारत वर्ष 2025 में बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट और 2027 में पहली बार बिम्स्टेक गेम की मेजबानी करेगा। बिम्स्टेक की जो वर्ष 1997 में स्थापित किया गया था, इसमें बंगाल की खाड़ी के 7 देश, इसमें पूछ सकता है, यह प्रश्न बन सकता है बिम्स्टेक देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये कहा जाए तो बंगाल की खाड़ी से संबंधित जो देश हैं वही देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट एक रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना। तो केंद्रीय रेल मंत्रालय के अनुसार राजस्थान देश में रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाने में सबसे अधिक अग्रणी राज्य है। राज्य के 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र किए गए हैं। भारत सरकार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश में 25 गीगावाट के अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा की जोड़ी गई है, जिसमें 6 गीगावाट सौर ऊर्जा थी। 31 मार्च 2025 तक देश की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर 21 गीगावाट हो गई है। भारतीय रेलवे ने 2025-26 तक 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रेलवे का लक्ष्य 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनना है। अगला की शकरकंद किस्म SP 95/4। तो ये क्या ये शकरकंद किस्म SP 95/4। तो ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम ने जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए एक नारंगी मांस वाली शकरकंद किस्म SP 95/4 विकसित की है। SP 95/4 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो ये उच्च बीटा कैरोटीन सामग्री अर्थात 8 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम 8 मिलीग्राम पाएगा प्रति 100 ग्राम, जो जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित विटामिन ए की कमी को निपटने में मौजूद करेगा, अर्थात इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाएगा। अगला औसत कंद वजन 300 ग्राम। प्यूसी फार्म आकार इसमें प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त बनाता है। बहुराज्य अनुकूलनशीलता। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वन लाइनर करंट अफेयर इसका देख लें तो हाल ही में 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता ग्रहण की है या अगले 2 वर्षों तक इसका अध्यक्ष रहेगा। अगला क्या है कि ब्राज़ील की ब्रासिलिया में आयोजित 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत ने 2030 तक जलवायु परिवर्तन एजेंडा को और आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमि की सीमाओं पर स्थित गाँव के विकास के रूप में वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड क्या है, तो ये जो इतने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जो गांव हैं उनको विकसित करने से संबंधित है और कुल 6,839 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के चुनिंदा रणनीतिक गांवों में वित्त वर्ष 2028-29 तक लागू किया जाएगा। अगला कि दक्षिण कोरिया के अग्रणी इन्वेंट्री डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन और मेडिकल डिवाइस निर्माण कंपनी बॉडीटेक मेड ने झज्जर हरियाणा में अपनी नई विनिर्माण
इकाई का शुभारंभ किया है। भारत मानव वन्यजीव पर्यावरण इंटरफेस यूनिटिक स्पिल ओवर जोखिमों का समाधान करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी वैज्ञानिक अध्ययन शुरू करेगा। यह अनूठा अध्ययन सिक्किम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में चुनिंदा पक्षी अभयारण्य और आर्द्रभूमि में किया जाएगा। नेक्स्ट एक, भारतीय रेलवे ने स्वचालित व्हील प्रोफाइल मापन प्रणाली की खरीद और स्थापना के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने 3 अप्रैल 2025 को घोषणा की है कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर हो रहा है। हंगरी ने आईसीसी से हटने वाला पहला यूरोपीय देश है जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने वाला कौन सा देश है, तो ये हंगरी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जूविन लॉन्च किया, जो भारत में एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम की वास्तविक समय उपलब्ध की निगरानी करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है कि जूविन जो हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया, ये क्या है, तो ये एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी वेनम से संबंधित है। भारत सरकार ने वर्तमान उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई में नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में आरबीआई की 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर 5 रुपये मूल्य के विशेष डाक टिकट लॉन्च किया है। नेक्स्ट, काठमांडू में भारतीय दूतावास ने नेपाल सरकार के संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्रालय और अन्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से नेपाल में 10 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र रल्हन को वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तहत नई दिल्ली में मुख्यालय वाले भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने टोक्यो स्थित इन्फोस्टेलर के साथ मिलकर हैदराबाद में ध्रुव स्पेस के 3 से 8 मीटर 3.8 मीटर एस एंड एक्स बैकग्राउंड स्टेशन एंटीना को इन्फोस्टेलर के स्टेलर स्टेशन प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया गया है। इस साझेदारी का उद्देश्य इन्फोस्टेलर के वैश्विक ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क का विस्तार करना और सैटेलाइट संचार इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाना है। नेक्स्ट है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बेहाली असम में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का उद्घाटन किया। इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं के बीच स्वरोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में विश्व कप निशानेबाजी टूर्नामेंट में चैन सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। भारत के हितेश ब्राजील में मुक्केबाजी विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जो भारत के हितेश जो हैं, भारत ब्राजील में मुक्केबाजी जो हो रहा है उसमें फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पहुंच गए हैं। नेक्स्ट है 5 अप्रैल की न्यूज, MRSRM प्रणाली तो क्या है ये, तो DRDO की देखरेख में। नेक्स्ट है DRDO MRSM प्रणाली क्या है, तो DRDO की देखरेख में भारतीय सेना की पूर्वी और दक्षिणी कमान ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के 4 उपयोगिता परीक्षण सफलतापूर्वक किया। उपयुक्त परीक्षण 3 से 4 अप्रैल 2025 को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया था। इस मिसाइल को भारत और इजराइल ने भारतीय सशस्त्र बलों के इस्तेमाल के लिए संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस मिसाइल की पहले ही भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। इसे DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने संयुक्त रूप से विकसित किया। नेक्स्ट है कि 3 उत्पादों को GI टैग दिया गया। तो भौगोलिक संकेतक GI रजिस्ट्री ने तमिलनाडु के 2 स्वदेशी उत्पादक तंजावुर से कुंभकोणम सुपारी और कन्याकुमारी से थोवलाई फूलमाला जो मड़िका मलाई को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। उपयुक्त मान्यता के साथ तमिलनाडु में अब कुल 62 GI टैग
वाले उत्पाद हैं, जिसमें तंजावुर जिले के 11 उत्पाद शामिल हैं। इसके साथ ही गुजरात के अहमदाबाद के जमालपुर के पारंपरिक सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, जो अपने जटिल हाथ में छपे डिजाइनों के लिए जानी जाती है, इसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि MOEFCC रिपोर्ट भारत में वन क्षेत्र पर अतिक्रमण। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण को दी गई रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 तक भारत के 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 13,056 वर्ग किलोमीटर या 13,05,668.1 हेक्टेयर वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन है। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन अतिक्रमण है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में एक आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वन अतिक्रमण किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे 5,460 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। इसके बाद असम जो 3,620.9 वर्ग किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 534.9 वर्ग किमी की, उड़ीसा में 405.07 वर्ग किमी, उत्तर प्रदेश में 264.97 वर्ग किमी, मिजोरम में 247.2 किमी वर्ग किमी और झारखंड में 200 वर्ग किमी और छत्तीसगढ़ में 168 वर्ग किमी वन अतिक्रमण का दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है वन लाइनर करंट अफेयर, जो 5 अप्रैल का है। तो पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ वक्फ अधिनियम 1995 के नाम भी बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद अधिनियम 1995 हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण प्रदान किया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी को किसी विदेश से मिला 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, अर्थात सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। रक्षा मंत्रालय श्री राजनाथ सिंह ने 5 अप्रैल 2025 को कर्नाटक का कारवार में भारतीय नौसेना की अपतटीय गश्ती पोस्ट INS सुनयना को हिंद महासागर जहाज सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के रूप में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाली दिल्ली 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय बंदरगाह संघ के अंतिम अनुमानों के अनुसार उड़ीसा स्थित पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने भारतीय प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके बाद कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट एवं मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का स्थान है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक और न्यूयॉर्क स्थित स्टेट बैंक ने भारत में छोटे किसानों की सहायता के लिए 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की है। एक्सिस बैंक लिमिटेड B2B कलेक्शन सॉल्यूशन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। पुणे जो महाराष्ट्र में स्थित भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन ने 1 अप्रैल 2025 को प्रभावी रूप से देवमाल्या सेन को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में इतिहासकार और पूर्व IAS संजीव चोपड़ा द्वारा लिखित एक नई जीवनी द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया का विमोचन किया। पूछ सकते हैं इस किताब के बारे में कि इस बुक को किसने लिखा है। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया का लेखक कौन है, तो ये संजीव चोपड़ा हैं। नेक्स्ट है पब्बन रेल ब्रिज। तो पब्बन रेल ब्रिज हाल ही में काफ़ी चर्चित था। और तो ये किस लिए चर्चित था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में पब्बन रेल पुल का उद्घाटन किया। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। वर्ष 2019 में PM मोदी ने ही इसकी नींव रखी थी। 2.08 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज रामेश्वरम पब्बन द्वीप को तमिलनाडु के मंडपम में जोड़ता है। नवनिर्मित संरचना देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। यह डबल ट्रैक वाला ब्रिज हाई स्पीड ट्रेनों के संचालन के लिए उपयुक्त है। इसमें 18.3 मीटर के नो स्पैन और 72.5 मीटर का एक वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो 17 मीटर की ऊंचाई तक उठता है। यह पुराने ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा है। इसमें बड़े जहाज आसानी से गुजर सकेंगे। उसके बाद है 17 नए उत्पादों को GI टैग। चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक GI रजिस्ट्रेशन ने तमिलनाडु के 6 और उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया है, जिसमें प्रसिद्ध पुलियानकुड़ी एसिड लाइम
पनरूती काजू, बिरधुनगर, सांबा वथल, सूखी लाल मिर्च शामिल हैं। इस मान्यता के साथ तमिलनाडु जीआई टैग उत्पादों की कुल संख्या में 69 हो गया, तब पहुंच गई है, जो जीआई टैग प्रमाणित उत्पादों की संख्या के मामले में दूसरे सबसे भारतीय राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। और वहीं उत्तर प्रदेश में 79 जीआई टैग के बाद दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जीआई टैग 79 है। जीआई रजिस्ट्री ने जम्मू और कश्मीर के 8 और पारंपरिक उत्पादों और तेलंगाना, असम और केरल के एक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है। नए जीआई उत्पादों की सूची क्या है? तो तमिलनाडु के सभी कृषि उत्पाद क्या हैं? तो पनरूती पलपाजम, पनरूती कटहल, पनरूती काजू, पुलियानकुड़ी एसिड नींबू, विरुधुनगर सांबा वथल, सूखी लाल मिर्च और चट्टीकुलम जो छोटा प्याज, उबला हुआ प्याज होता है। नेक्स्ट है कि रामनाडु चिरथीकाइकर चावल। और जम्मू कश्मीर द्वारा किसको जीआई टैग प्रदान किया गया? जो हस्तशिल्प उत्पाद है। तो कश्मीर नामदा जो गलीचा है, कश्मीर गब्बा गलीची, ये भी गलीचा है, कश्मीर बिलो चमगादड़, कश्मीर ट्रुइड, कश्मीर क्वेल, कश्मीर चेन सिलाई, शिकारा और वागू पारंपरिक फर्श चटाई है। तेलंगाना में क्या था, किसको जीआई टैग दिया गया? तो चंपत मिर्च कृषि उत्पाद। असम क्या दिया गया? तो एक्सकोमिया गोहाना हस्तशिल्प उत्पाद। नेक्स्ट है कि इसके साथ ही कश्मीर से जीआई पंजीकृत शिल्पों की कुल संख्या 15 तक पहुंच गई है, जिनमें 7 शिल्पों को पहले ही जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट है ऑनलाइनर करंट अफेयर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की अपने 2 देशों के राजकीय यात्रा के पहले चरण में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के लिए रवाना हुई। पिछले 25 से अधिक वर्षों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस दोनों देशों की पहली राजकीय यात्रा है। प्रसिद्ध भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक प्रतिष्ठित फ्रेडरिक डार्गिटन बालू मास्टर पुरस्कार प्रदान करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस पुरस्कार इंग्लैंड के डोरसेट में सैंड वर्ल्ड 2025 अंतर्राष्ट्रीय बालू कला महोत्सव में प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कि नौसेना कमांडरों सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का दूसरा चरण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का पहला चरण कर्नाटक के कारवार में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन महिलाओं और बच्चों को कैसे प्रभावित करता है शीर्षक से कि स्क्रोपिंग अध्ययन जारी किया। इसमें उल्लेखित कि महिलाएं विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने दैनिक जिम्मेदारियों और सामाजिक भूमिकाओं के कारण जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का समापन अवसर पर स्टार्टअप महारथी पुरस्कार प्रदान किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने तेलंगाना में आदिलाबाद हवाई अड्डे पर नागरिक विमान संचालन के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। निजाम काल के दौरान मूल रूप से स्थापित इस हवाई अड्डे को सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए संयुक्त उपयोग सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा। मुंबई स्थित इंडिया असिस्ट वास्तविक समय यात्रा सहायता सेवा मंच ने अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा यूएई असिस्ट को लॉन्च करके यूएई के अधिकारियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड के बुनियादी ढांचों में स्वर्ण श्रेणी के लिए प्रतिष्ठित स्कोच 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न यहाँ पूछ सकता है कि स्कोच 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को बुनियादी ढांचे की श्रेणी के लिए। अगला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अध्यक्ष सैयद मोहसिन रजा नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद अर्थात एसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुंबई स्थित पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने भारत में उन्नत ड्रोन कैमरा तकनीकी आपूर्ति के लिए कॉन्ट्राप और राफेल समूह तथा एक कंपनी इजराइल स्थित माइक्रोकान विजन लिमिटेड माइक्रोकान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है चागवोन। तो दक्षिण कोरिया में स्थित रक्षा निर्माण कंपनी हनवा एरोस्पेस कंपनी लिमिटेड ने भारतीय सेना को K9 वज्र T1 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्जर के घटकों को निर्यात करने के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड LNT जिसके नाम से जाना जाता है का 253.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ समझौता किया गया है। प्रख्यात मलयालम भाषाविद लेखक वेणुगोपाल पडिक्कर का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये
2005 में थोप्पिल मोहम्मद मीरान के तमिल उपन्यास कुनान थोप्पू का मलयालम में अनुवाद करने के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 7 अप्रैल का न्यूज क्या है, तो समुद्र प्रदक्षिणा का है, तो भारतीय नौसेना जलयात्रा प्रशिक्षण केंद्र कोलंबा मुंबई में कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल के रमेश द्वारा मुंबई सेशल्स मुंबई त्रिशक्ति नाविक अभियान समुद्र प्रशिक्षण 7 अप्रैल 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के 12 सदस्यीय महिला चालक दल के साथ यह अभियान IASB त्रिवेणी पर सवार होकर मुंबई सेशल्स मुंबई में 4000 समुद्री मील की चुनौतीपूर्ण 55 दिवसीय यात्रा पर निकला। नेक्स्ट है कि यह अभियान 2026 के लिए नियोजित एक भी अधिक महत्वाकांक्षी जलयात्रा नौकायान अभियान के लिए एक प्रारंभिक चरण के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 क्या है, तो ये हितेश गुलिया ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक के साथ भारतीय मुक्केबाजी दल ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में अपना अभियान जो 6 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 पदक के साथ समाप्त किया। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। यहाँ से 2 प्रश्न पूछ सकता है कि हितेश गुलिया किस खेल से संबंधित हैं, तो हितेश गुलिया मुक्केबाजी से संबंधित हैं। और एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो ये हितेश गुलिया थे। कितने पदक कुल जीता, तो ये 6 पदक थे। नेक्स्ट है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का पहला चरण 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक ब्राज़ील के फोज डू इगुआकू में आयोजित किया गया था। भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में 10 सदस्यीय दल भेजा था, जिसमें कोई भी भारतीय महिला मुक्केबाज नहीं थे। अगला है कि भारत के एकमात्र रजत पदक अविनाश जामवाल ने जीता, वो जो 65 किग्रा वर्ग में ब्राज़ील के यूरी रिस में फाइनल हार गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। 4 भारतीय मुक्केबाजों को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। इसमें कौन कौन से हैं, ये जादूमणि सिंह जो हैं, ये पुरुष वर्ग से थे 50 किग्रा से संबंधित। मनीष राठौर जो पुरुष वर्ग से थे 55 किग्रा संबंधित। सचिन थे तो ये भी पुरुष वर्ग से 60 किग्रा, और विशाल थे तो ये भी पुरुष वर्ग से 90 किग्रा। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न हैं, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन शहर का मानद नागरिक बनाया गया और 7 अप्रैल 2025 को उन्हें लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर की प्रदान की गई। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और नेपाल के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत की उपस्थिति में संपन्न हुआ। भारत ने अपने MI-70V5 हेलीकॉप्टरों को आधुनिकीकरण के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेंगलुरु के साथ 2385 करोड़ रुपए का समझौता किया। 2385 करोड़ रुपए का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित 150वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU असेंबली को संबोधित किया। नेक्स्ट एक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राज्य सरकार के मंत्रियों को सम्मेलन के दौरान एक माइक्रो डेटा पोर्टल शुभारंभ किया। नेक्स्ट है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून ने राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ NAB नई दिल्ली में सहयोग से दिनांक 7 अप्रैल 2025 को अंतर्दृष्टि का उद्घाटन किया। यह विशेष रूप से डिजाइन किया गया संवेदी अनुभव स्थान है, जिसका उद्देश्य दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं समाज को संवेदनशील करना है। भारतीय नौसेना की स्टील फ्रिगेट INS तर्कस ने 4 अप्रैल 2025 को अदन की खाड़ी में रॉयल न्यूजीलैंड नौसेना के NJ क्लास फ्रिगेट के साथ पेसेक्स में भाग लिया। नेक्स्ट एक पूर्व चैंपियन रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में ब्यूनस आयर्स में ISSS वर्ल्ड कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता।
नेक्स्ट है पोषण पखवाड़ा 2025 का सातवां संस्करण 8 अप्रैल 2022 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया। यह बच्चों के जीवन के पहले 100 दिनों पर केंद्रित है। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न पूछता है कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को माना जाता है। और स्वास्थ्य अप्रैल 2025 की थीम इस बार की क्या है? तो स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? तो स्वास्थ्य शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। नेक्स्ट है 8 अप्रैल कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना से संपूर्ण भारत में छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को सशक्त बनाने के 10 गौरवशाली वर्ष पूरे हुए हैं। यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गैर कारपोरेट और गैर कृषि आय अर्जित करने वाली गतिविधियों के लिए बिना किसी जमानत के 10 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करती है। यह ऋण बैंकों को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान MFI और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत तरुण प्लस के नाम से नई ऋण श्रेणी की नई श्रेणी की घोषणा की गई है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है, उसे सफलतापूर्वक कर चुका दिया है। जिन्होंने पहले लिया था उसे चुका दिया, उसके लिए ये विशेष रूप से इसमें उन्हें 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक बीच फंडिंग प्राप्त की अनुमति मिलती है। मुद्रा ऋण अब 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे। पहले में क्या आएगा? शिशु, जो 50,000 रुपये तक का ऋण दिए जाते हैं। उसके बाद किशोर आता है, तो किशोर में 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाते हैं। अगला है तरुण, जिसमें 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं। नेक्स्ट है तरुण प्लस, जिसमें 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के 7 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भौगोलिक संकेतक GI के रजिस्ट्री ने पश्चिमी बंगाल के 7 और उत्पादों को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। इससे जुड़ने में पश्चिम बंगाल के पास GI टैग वाले 32 उत्पाद हैं। राज्य के 7 नए GI टैग उत्पाद क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। नोलेन गुरेर संदेश, यह बंगाली घरों में सर्दियों के दौरान खाई जाने वाली एक खास मिठाई है। इसे ताज़ा छेना, दही वाला दूध और नोलेन गुड़, एक प्रकार का खजूर का गुड़ जो केवल सर्दियों में ही मिलता है, का उपयोग करके बनाया जाता है। अगला क्या है? तो अगला है कि नेक्स्ट है कि कमार पुकुर का सफ़ेद बोंडे, यह एक पारंपरिक मिठाई है जो अपने सांस्कृतिक मूल्य के लिए जानी जाती है। पीले बोंडे की तुलना में कम मीठा होता है और बाहर से सूखा होता है। मुर्शिदाबाद का छना बोरा, इसे छेना पनीर का उपयोग करके बनाया जाता है। इस चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है। बिष्टुपुरर मोतीचूर लड्डू, यह बिष्टुपुर की एक प्रसिद्ध मिठाई है जिसमें पियाल के पेड़ के बीजों को पीसकर बनाए गए आटे से बनाया जाता है। इसे एक हल्का अखरोट जैसा स्वाद देता है। नेक्स्ट है कि बरुईपुर अमरूद, यह पश्चिम बंगाल के बरुईपुर क्षेत्र में उगाया जाता है। अन्य किस्मों की तुलना में अपने बड़े और गोल आकार के लिए भी प्रसिद्ध है। राधू निपागल चावल, यह सर्दियों में उगाया जाने वाला एक छोटा भूरा सफ़ेद सुगंधित अनाज है जो अपने हल्के मीठे स्वाद और लौजस्ता से भरपूर होने के लिए जाना जाता है। मालदा और निस्तारी रेशम धागा, तो यह शहतूत रेशम कीट की निस्तारी किस्म को कोकून से तैयार किया जाता है और अपनी बेहतरीन बनावट और शानदार एहसास के लिए भी जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के हाल ही में मौद्रिक नीति की गई नरमी वित्त वर्ष 2025-26 में देश के कर्ज वितरण में लगभग 10.8 की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICR की एक रिपोर्ट में दी गई है। और नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में इजराइल के कृषि मंत्री एवी डिक्टर के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के कई महत्वपूर्ण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। हाल ही में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि वक्त संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 1 की उपधारा 2 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 8 अप्रैल 2025 को अधिनियम लागू करने की तारीख घोषित करती है। यहाँ से प्रश्न ये पूछ सकता है कि जो
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा कब से लागू किया गया? तो 8 अप्रैल 2025 अधिनियम लागू किया गया। दुबई के शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वे संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी हैं। उड़ीसा सरकार ने नई दिल्ली में उड़ीसा निवेशक सम्मेलन को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ 13 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला है कि वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिद्धांत के पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित कर दिया है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण है। इस समय 26 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विलय के बाद 28 काम कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग से 8 से 23 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा के 7वें संस्करण में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। विभाग की इस अभियान की थीम क्या है? तो शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। इसकी टैगलाइन पूर्ण पोषण की शुरुआत और शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ है। केरल के पूर्व मंत्री मरियम अलेक्जेंडर बेबी या MA बेबी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का छठा महासचिव चुना गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र स्वदेशी हंसा अगली पीढ़ी की NG विमान लॉन्च किया, जो 2 सीटों वाली प्रशिक्षक विमान बेंगलुरु स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने वन हेल्थ दृष्टिकोण का उपयोग करके पक्षी मानव संपर्क सेटिंग्स में जूनोटिक स्पिल ओवर का पता लगाने के लिए निगरानी मॉडल का निर्माण किया। निगरानी मॉडल का निर्माण शीर्षक से अपनी तरह का पहला अंतर मंत्रालय वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया। अगला है कि अदानी समूह ने महाराष्ट्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ को ऑलिव क्राउन अवार्ड 2025 से विभिन्न श्रेणियों में 4 पुरस्कार प्रदान किया। अदानी समूह को कॉर्पोरेट सोशल क्रूसेडर ऑफ द ईयर और ग्रीन एडवर्टाइजर ऑफ द ईयर के रूप पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। शालिन तोषणविल ने मुंबई स्थित मानव निर्मित और तकनीकी वस्त्र निर्यात संवर्धन के 20वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, जो फाइबर यार्न, फैब्रिक मेडअप और तकनीकी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समर्पित संगठन है। राई लोक नृत्य के दिग्गज पद्मश्री राम सहाय पांडे का निधन हो गया, जो 92 वर्षों के थे। ये 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राई नृत्य जो बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। राई नृत्य पूछता है कि राई नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित है। ये साल भर हर बड़े आयोजन में होता है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों नाचते हैं। नेक्स्ट है 9 अप्रैल की न्यूज है। निदेशक दीदी तो निदेशक दीदी की चर्चा में तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण और डाक विभाग के अंतर्गत संचालित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने संयुक्त रूप से निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये एक अनूठी पहल है जो महिला डाक कर्मियों और सामुदायिक नेताओं को उनके स्थानीय क्षेत्रों में वित्तीय शिक्षण के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना डाक विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत 1 सितंबर 2018 को की गई है, जिसकी 100% इक्विटी भारत सरकार के स्वामित्व में है। नेक्स्ट है विश्व होम्योपैथिक दिवस। विश्व होम्योपैथिक दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है, जो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती का प्रतीक है। होम्योपैथिक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा प्रणाली है। यहाँ से ये प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व होम्योपैथिक दिवस को मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में विश्व होम्योपैथिक दिवस को भारत के गुजरात के गांधीनगर में विशालतम होम्योपैथिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसे यह भी प्रश्न बन सकता है कि विशालतम होम्योपैथिक संगोष्ठी का आयोजन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भारत गुजरात के गांधीनगर में। होम्योपैथी समः समम समयति के सिद्धांत पर आधारित उपचार का एक प्राकृतिक तरीका है, जिसका कहना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की बीमारी के लक्षण पैदा करने वाला पदार्थ बीमार व्यक्ति में भी उसी तरह के लक्षणों को ठीक कर सकता है। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर न्यूज है।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। किसी भारतीय राष्ट्रपति का 30 वर्षों में पहली स्लोवाकिया की यात्रा है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 को मंजूरी दी। नए अधिनियम ने विदेशी अधिनियम 1946 पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1929 और प्रवास वाहक दायित्व अधिनियम 2000 सहित 4 ब्रिटिश औपनिवेशिक युगों को कानून को निरस्त कर दिया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व नौकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में जैन धर्म के योगदान को सराहना की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग परिषद द्वारा विकसित एक डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया। उन्होंने मुंबई की मरीना इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को इस पोर्टल के जरिए अपना अनापित प्रमाण पत्र NOC प्रदान किया, जो देश के किसी राष्ट्रीय जलमार्ग पर टर्मिनल निर्माण के किसी निजी संस्था को डिजिटल रूप में पहला NOC है। IIM अहमदाबाद और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान दुबई UAE में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेंगे। प्रतिष्ठित IIT दिल्ली का पहले से ही अब अबू धाबी UAE में एक परिसर है, अर्थात पहले से ही IIT दिल्ली का था परिसर अबू धाबी में, अब IIM अहमदाबाद भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के साथ भी समझौता हुआ है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी। इसमें प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के तहत एक नई योजना कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को वर्ष 2025-26 के लिए लागू किया जाएगा। इस योजना के लिए 1600 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेपाल में काठमांडू में तीसरी बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग का नेतृत्व किया। इस बैठक में भारत में कृषि सहयोग के लिए बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। केंद्र सरकार ने एक नया आधार ऐप लॉन्च किया। यह उपयोगकर्ताओं को अपने आधार विवरण को डिजिटल रूप से सत्यापित करना, साझा करने की सुविधा देगा। इस ऐप की खास विशेषता फेस ID प्रमाणीकरण है, जो सुरक्षा को बढ़ावा देना और सत्यापन को सहज बनाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार के अंकों की कमी की है। यह 6% हो गई है। RBI ने 5 वर्ष में लगातार दूसरी बार रेपो दर घटाई है। क्या जितना ही रेपो दर घटाएगी, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देंगे, लोग लोन लेने में भी प्रोत्साहित होंगे और इसके वजह से आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। भारत ने फ्रांस में 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की बिक्री के लिए एक मेगा डील को मंजूरी दी है, जिसमें 63,000 करोड़ रुपए से अधिक सौदे पर जल्दी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीटर जेट के साथ साथ 4 ट्विन सिंगल सीटर वेरिएंट मिलेंगे। केंद्र सरकार ने जम्मू और लद्दाख हाईकोर्ट न्यायाधीश जस्टिस कुमार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 10 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 223 में तहत लिया गया है। अगला है कि भारतीय सेना ने भारत के पूर्वी थिएटर त्रिशक्ति कोर द्वारा आयोजित अभ्यास सौर शक्ति के दौरान मानव रहित टीमिंग की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। भारत और यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं की एक टीम ने महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में भूमि घोंघे की एक नई प्रजाति थियोबाल्डियस कोकोंडोसिस की खोज की। इस खोज को न्यूजीलैंड के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल मोलस्कैन रिसर्च में प्रकाशित किया गया था। विजयवीर सिद्धू अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों के 25 मीटर एयर राइफल रैपिड फायर पिस्टल में स्पर्धा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। महिला वर्ग में सुरुचि सिंह को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। 4 बार विश्व चैंपियन मैक्स वेरस्टैपेन रेड बुल की बेल्जियम डच ड्राइवर ने जापान सुजुका सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 में जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। तो कौन है? तो ये मैक्स वेस्टरपैन है। नेक्स्ट है 10 अप्रैल का न्यूज़ है। इसमें पहला देखते हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण 3 दिवसीय प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण का उद्घाटन 10 अप्रैल 2025 को विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने नई दिल्ली में किया। यह भारत सरकार और
भारत सरकार के नेताओं और भारत के विदेशों में उद्योग, शिक्षा और नागरिक समाज के विचारकों को प्रौद्योगिकी की बदलती प्रकृति, वैश्विक भू राजनीति पर इस प्रभाव पर चर्चा और विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अगला कि इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक कार्नेगी इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। यह एक वार्षिक संवाद है जो पहली बार दिसंबर 2016 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में महिला और पुरुष 2024 चयनित संकेतक डेटा 26 जिसका 26वां संस्करण है। सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2024 चयनित संकेतक डेटा शीर्षक से अपने प्रकाशन का 26वां संस्करण जारी किया। यह प्रकाशन भारत में लैंगिक परिदृश्य में व्यापक जानकारी प्रदान करता है, जिसमें जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने के प्रमुख क्षेत्रों में चयनित संकेतक डेटा प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार प्राथमिक स्तरों के लिए लैंगिक समानता सूचकांक GPI 1.02 2020-21 से बढ़कर 1.05 2022-23 हो गया है और फिर घटकर 1.03 2023-24 हो गया है, जबकि माध्यमिक स्तरों के लिए GPI धीरे धीरे 0.99 2020-21 में बढ़कर 1.02 2023-24 हो गया है। प्रकाशन के आंकड़ों के अनुसार 15 वर्षों और उससे अधिक आयु के लिए समान स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर 49.8% जो 2017-18 में था से बढ़कर 60.1% 2023-24 में हो गया है। आंकड़ों में बताया गया कि सभी बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 39.2% है और कुल जमा में उनका योगदान 39.7% है। नेक्स्ट है कि डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 का पहला संस्करण लॉन्च किया। यह रिपोर्ट CERT-IN द्वारा दिल्ली में कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम, वित्त क्षेत्र और वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनी सीसा डिजिटल भुगतान उद्योग के लिए फोरेंसिक संचालित समाधान प्रदाता के सहयोग में विकसित की गई है। CERT-IN नोडल एजेंसी है जिसका कार्य हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटना है। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित होता है। यह जनवरी 2004 से परिचालन में है। नेक्स्ट है कि ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 ISSF विश्व कप राइफल शॉटगन प्रतियोगिता अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स 1 से 10 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ द्वारा किया गया। भारतीय निशानेबाजों ने अपना अभियान 8 पदकों 4 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य के साथ समाप्त किया। इस पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आया, अर्थात पहला स्थान पर कौन था? चीन था, दूसरे स्थान पर भारत। स्वर्ण पदक किसने जीता? तो विजयवीर सिद्धू पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा। नेक्स्ट है 5th कोर सामरा महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा। रुद्राज पाटिल पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और सुरुचि सिंह महिलाओं के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा। नेक्स्ट है रजत पदक विजेता कौन है? ईसा सिंह महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। आर्य बोरसे रुद्राज पाटिल मिश्री 10 मीटर एयरलाइंस राइफल स्पर्धा। कांस्य विजेता सौरभ चौधरी सुरुचि सिंह 10 मीटर पिस्टल मिश्री टीम स्पर्धा। चैन सिंह पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा। नेक्स्ट एक वन लाइनर करंट अफेयर देखते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में विदेश मंत्रालय में स्लोवाकिया भारत व्यापार मंच का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया में कॉन्स्टेंटाइन द फिलासफर ऑफ विश्वविद्यालय में मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की। राष्ट्रपति ने सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार सम्मानित किया गया। अगला कि संयुक्त राष्ट्र ने में भारत के अस्थायी मिशन की घोषणा की। भारत को 3 साल की कार्यकाल यानी 2025-27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखा रिपोर्ट मानकों के विशेष संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्य समूह के सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरबस और महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बीच H130 हेलीकॉप्टर फ्यूलेज विनिर्माण अनुबंध पर हस्ताक्षर हेतु आयोजित समारोह की अध्यक्षता की।
पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक तौर राणा ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले की साजिश रचने वाले उसकी भूमिका निभाने के लिए भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत वापस लाया गया। दक्षिण गुजरात में एक बागवानी फल अमल सात चीकू स्लोपाडिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि जीआई टैग प्रदान देश का पहला कृषि उत्पाद बन गया है। गिर केसर आम और कच्ची खारे खजूर के बाद ये गुजरात का तीसरा फल है जिसे जीआई टैग दिया गया है। हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने नागपुर में सोलर ग्रुप के टेस्ट बेड पर अपने विक्रम 1 लॉन्च वाहन के तीसरे चरण के कलाम 100 इंजन का स्थैतिक अग्नि परीक्षण सफलतापूर्वक किया। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट होगा। भारत ने अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों में पर काफ़ी भीड़ का हवाला देते हुए बांग्लादेश की उपलब्ध ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है। इस सुविधा का प्रयोग बांग्लादेश भारतीय सीमा शुल्क कस्टम स्टेशनों का उपयोग करके तीसरे देशों के माल निर्यात करता था। यह सुविधा 2020 से शुरू की गई थी। अगला प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत देश में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्र छात्राओं को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसमें उपयोग होने वाली सामग्री लागत में 9.5% की वृद्धि की है। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फोटिनो ने घोषणा की कि अमेरिका यूएसए 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए एकमात्र बोलीदाता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम 2035 के संस्करण की मेजबानी करेंगे। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 1 में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ जीत की शुरुआत की। अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव और ओजस देवताले की टीम ने अमेरिका के आबर्नेडेल में कांस्य पदक के लिए हुए मैच में डेनमार्क को हराया था। और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे जो 11 अप्रैल से होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।